गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अपवर्तन का नियम देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपवर्तन के बारे में देखा था। अपवर्तन कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब चीज़ों की चर्चा हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन को दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपने हमारे पीछे का वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जा कर के उस वीडियो को देखना न भूलें। ठीक, आइए हम शुरू करते हैं। अपवर्तन का जो नियम होता है वो क्या होता है। देखिए, तो प्रकाश के अपवर्तन के जो दो नियम होते हैं। हमने प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा था, ठीक, वहाँ भी हमने दो नियम पढ़ा था। उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। सबसे जो पहला नियम होता है वह होता है आपतित किरण। आपतित किरण, अगर आपको ये चित्र पहले से मालूम है तो ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी इसका डिस्कशन हो चुका है, ठीक ना। तो मैंने क्या किया, एक कांच का आयताकार टुकड़ा लिया है, ठीक, प्रकाश की किरण है जो कि AO आ रही है और यहाँ पर टकरा रही है। वो याद रखें, ऊपर क्या है, वायु है। वायु कैसा माध्यम होगा? कांच की अपेक्षा यह एक विरल माध्यम हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा, कांच आपका एक सघन माध्यम होगा, ठीक। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए, ये जो प्रकाश की किरण AO आ रही है, ये क्या हो जाएगा, ये जो बिंदु हमने लिखा है यहाँ पर, ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु, ये क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु कहाँ पर होता है? जहाँ से दोनों मीडियम का डिवाइडर होता है। जो दो मीडियम हम लोग ले रहे हैं, दोनों मीडियम का डिवाइडर जहाँ होता है वही क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। और इसी आपतन बिंदु पर हम लोग एक अविलंब डालते हैं और उसके बाद जो आपतित किरण होती है वो अपवर्तित होकर थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। वो भी यहाँ पर क्या है, हमारा अपवर्तित किरण है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, ये आपका आपतन कोण है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक। अब हम बात करते हैं नियम का। जो पहला नियम है इसकी चर्चा करते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक ना, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। याद रखिएगा, जो आपतित किरण होती है, ठीक, जो अपवर्तित किरण होती है। इसके अलावा दोनों जो माध्यम को पृथक करने वाले जो पृष्ठ है, जहाँ पर उसका आपतन बिंदु है, वहाँ पर डाला गया अविलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। ये जो पहला नियम है ये जस्ट लाइक आपका जो परावर्तन का नियम था हम लोग का, उसी तरह का है, ठीक ना, उसमें कोई अंतर नहीं है खास। जो दूसरा नियम है, देखिए, ये जो दूसरा नियम है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। और एग्जाम में अगर आए कभी भी तो जो मैंने लिखा है इसी को लिखने का प्रयास कीजिएगा, तब जाकर आप टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होइएगा, नहीं तो आप टॉपर्स नहीं बनिएगा। अगर आप चाहते हैं मैट्रिक में टॉप करना तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक। देखिए, सेकेंड लॉ हम लोग देखते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग, देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, साइन, ज्या का मतलब होता है जो साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते हैं ना, तो साइन को हम लोग ज्या पढ़ते हैं, ठीक ना। वहाँ पर मैंने लिखा है साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, कर लीजिए साइन, छोड़िए, ज्या का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। यानी कि अगर आप फिर समझिएगा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, आप समझिएगा, यहां पर प्रकाश का एक निश्चित रंग की बात किया है। तो आपको मालूम होगा कि प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और जो सातों रंग होते हैं, सातों रंगों का जो स्पीड होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। आप जब प्रिज्म में पढ़ेंगे तो प्रिज्म में देखेंगे
एक ऐसे अपवर्तन घटना वहाँ पर होती है, कौन सा प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है और कौन सा प्रकाश कम मुड़ता है, ठीक ना। तो प्रकाश के जो सातों जो उसके वर्णक होते हैं उनका जो वेव लेंथ होता है वो सब क्या होता है, अलग अलग होता है, उनकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए कह रहा है कि किसी एक निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम को भी आप बदल नहीं सकते हैं। जो अनुपात आपको लेना है साइन का, आपतन कोण का और अपवर्तन कोण का जो अनुपात लेना है साइन का, वो माध्यम बदल कर नहीं लीजिएगा। जो माध्यम आपने फिक्स कर दिया, जैसे वाई और कांच मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, तो आपका माध्यम वाई और कांच ही होना चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप माध्यम को बदल दो और फिर एक साइन आपतन कोण के लिए कुछ और माध्यम रखो और अपवर्तन कोण के लिए कोई और माध्यम रखो, तो फिर वो गलत हो जाएगा। यानी कि फिर से याद रखिएगा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम को, जो दूसरा नियम होने पर, इस नियम को हम लोग स्नेल के अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं या स्नेल का नियम क्या है, लिखिए, ठीक ना। तो जब भी स्नेल का नियम आपसे पूछेगा तो स्नेल का नियम मतलब अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला मिटा देते हैं। अब मान लीजिए यदि आई आपतन कोण तथा आर अपवर्तन कोण, फिगर से ले सकते हैं हम लोग, अपवर्तन कोण हो, तब आप क्या लिखिएगा, साइन आई बटा में साइन आर क्या हो जाएगा, इसका मान एक कांस्टेंट आएगा, स्थिरांक आएगा, ठीक ना, एक कांस्टेंट आएगा, ये इसकी जो वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ये जो वैल्यू आपको प्राप्त हो रहा है साइन आई बटा में साइन आर, ये जो कांस्टेंट होता है, यही क्या कहलाता है, स्नेल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले इस अनुपात को ज्ञात किया था और देखा था कि हमेशा निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के लिए ये फिक्स होता है, ठीक ना। तो ये हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये इसी क्या बोलते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक ना, स्नेल का नियम इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो साइन आई बटा में साइन आर लिखा है, ठीक ना, इसका एक बहुत ही अच्छा मीनिंग बनता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या फिर ये जो आपका यहाँ पर जो ये कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है निकल करके, ये जो कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है, इसको नोट करेंगे थोड़ा इसके बारे में। इस स्थिरांक के मान को, जो भी मतलब यहाँ पर आपका वैल्यू है, कभी भी साइन आई और साइन आर लीजिएगा, मान लीजिए कोई भी एंगल आपका होता है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपके सामने आएगी, ठीक ना। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक ना। दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिए एकदम। ये जो यहाँ पर कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को कहते हैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि यहाँ पर जो हमारा दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, और जो पहला माध्यम क्या है, वायु है।
तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण के लिए साइन आई बटा में साइन आर का जो भी अनुपात आएगा कोई कांस्टेंट होगा, और जो उसकी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इतना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर साइन आई बटा में साइन आर का वैल्यू निकाला, ठीक, हम नहीं जानते 1 पॉइंट मान लीजिए 44 आया, इसकी वैल्यू कितने 1.44 है, ठीक। यहाँ पर यूनिट कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों क्या है सेम क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होगा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1.44 जो आया तो हम क्या कहेंगे 1.44 के बारे में, हम कहेंगे यहाँ पर कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.44 है, ठीक ना, कोई दिक्कत। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है 1.44 है, या ये भी कह सकते हैं कि जो कांच का यहाँ पर अपवर्तनांक हमने लिया था उसका कितना है 1.44 है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तब तक आप इस नियम को याद कर लें, नोट कर लीजिए, ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।